नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था 1989 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति का प्रस्थान बिंदु बना। वहां से राजनीति बदली, जो बदली तो वो बदलती ही चली गई। अब मेरा मानना है कि इस समय जो बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा है, ये नए राजनीतिक बदलाव का कारण बनेगा। इस बदलाव की शुरुआत मेरी नज़र में शुरू हुई उड़ीसा से। उड़ीसा ने खिड़की खोली थी, बिहार दरवाज़ा खोलेगा। अब कैसे क्या होने वाला है, मतलब क्या संभावना है, होने वाला तो नहीं कह सकते, क्या संभावना बनती है उस पर बात करें तो अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव जो होने हैं वो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में चुनाव होने वाला है विधानसभा का 2026 में। तो पूरब का दरवाज़ा बीजेपी के लिए खोला उड़ीसा ने। बड़े लंबे समय से बीजेपी कोशिश कर रही थी पूरब के दरवाजे में प्रवेश करने की। दूसरा बड़ा दरवाज़ा है बिहार पूरब का। यहाँ विचित्र स्थिति है बीजेपी की, उसका एक पाँव जो है वो दरवाजे के अंदर है, लेकिन दूसरा पाँव रखने की उसको जगह नहीं मिल रही है और अभी फ़िलहाल मिलती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है, क्योंकि बाकी जो जगह है उसके एक पाँव के अलावा जो जगह है वो जेडीयू की जगह है। तो जेडीयू कहीं टस से मस नहीं हो रही है, बल्कि इस बार के चुनाव में 20 की तुलना में और मजबूत होकर आती हुई दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा द्वार या दरवाज़ा जो है पूरब का भाजपा के लिए वो पश्चिम बंगाल है। बिहार के चुनाव नतीजे का, वैसे तो आसपास के राज्यों के चुनाव नतीजे का थोड़ा बहुत असर दूसरे राज्य पर पड़ता है, लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि जो है बिहार में बीजेपी जीते या उसका गठबंधन जीते तो बंगाल में भी जीत जाए, या उड़ीसा में जीते तो बंगाल में जीत जाए। लेकिन परिवर्तन की हवा चलने लगी है। उड़ीसा में कितने साल बाद परिवर्तन आया। 99 में बीजेडी और बीजेपी की सरकार बनी थी, 2009 में गठबंधन टूट गया। उसके बाद से बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही, 2024 में आई है। तो आप सोच लीजिए कि बीजेपी की उड़ीसा में आज़ादी के बाद से कभी सरकार नहीं बनी, पहली बार बनी है। त्रिपुरा में पहली बार बनी, बहुत से राज्यों में, असम में पहली बार बनी, और इस तरह से गिनना शुरू करेंगे तो कई राज्य मिलेंगे आपको जहां बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बिहार के चुनाव का क्या असर होगा, ये एक देखने की बात होगी। मेरा मानना है कि उड़ीसा और बिहार दोनों को अगर आप मिलाकर देखेंगे जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तो आपको ये बात समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कि बंगाल उस बदलाव के लिए तैयार है। अब गेंद भाजपा के पाले में है कि उसकी तैयारी कितनी है, वो लड़ाई के लिए कितनी तैयार है। तृणमूल कांग्रेस जब से सत्ता में आई है 2011 से, तब से आज तक की जो उसकी राजनीति रही है उसमें सबसे कमज़ोर स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी अब तक की राजनीति में सबसे मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2019 के चुनाव में उसने बहुत अच्छा, लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 18 सीटें जीत ली थी, लेकिन उसके बाद फिर 2021 में विधानसभा चुनाव में उस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाई। तो उसके आधार पर अगर आप कहें तो बीजेपी गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी गिरती हुई दिखाई दे रही हो या नहीं, तृणमूल कांग्रेस बहुत तेज़ी से गिरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए 2021 की तुलना में, क्योंकि 2021 में तो उससे पहले जो चुनाव हुआ था 2016 का, उसमें बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीती थी। तो उस लिहाज से देखिए तो 21 में बहुत बड़ी छलांग लगाई थी बीजेपी ने, 77 सीटें। 3 से 77 सीटों पर पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, इसलिए वो 77 सीटें बहुत कम लगती हैं। इस बार जो है उड़ीसा और बिहार में मेरा मानना, मुझे कोई शक नहीं है, पहले दिन से भी कोई संदेह नहीं है कि एनडीए जीतने जा रहा है और एनडीए की एक तरफा जीत होने जा रही है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये जीत एनडीए की 2010 की जो जीत थी लगभग उसी के समान होगी। सीटों की संख्या में हेरफेर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जो काम 2010 के बाद आरजेडी के साथ हो सकता था, वो 23 सीटों पर सिमट गई थी। उसको हाशिए पर पूरी तरह से धकेलने का समय आ गया था।
लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जागी और 2013 में वो एनडीए छोड़कर चले गए और फिर 2015 का चुनाव महागठबंधन में आरजेडी के साथ लड़े, आरजेडी का रिवाइवल हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये बात मतलब इतिहास अपने को इस रूप में फिर से दोहराएगा। आरजेडी की हालत 2010 के बाद सबसे ज़्यादा खराब है। 2015 और 2020 दोनों चुनाव में उसकी स्थिति अच्छी थी, खासतौर से 20 में तो बहुत अच्छी थी। एक समय सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, 75 सीटें जीत गई थी। बाद में दल बदल से थोड़ा बहुत चेंज हुआ, लेकिन वो लगभग उसी के बराबर है। तो आरजेडी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है, जैसे हमको उड़ीसा में बीजू जनता दल गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बीजू जनता दल उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 हार जाएगा और नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये माना जा रहा था बड़ी कांटे की लड़ाई होने जा रही है, हंग असेंबली भी आ सकती है। इसलिए बीजेपी का एक वर्ग था छोटा सा जो चाहता था कि अलायंस हो जाए, बीजू जनता दल भी चाहता था अलायंस हो जाए। उनको भी लग रहा था कि हम कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन बीजेपी में एक बड़ा धड़ा था धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में, जो अड़ा हुआ था कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, हम जीत जाएंगे, और जीत गए। बिहार की जो जीत है ये केवल बिहार में सत्ता बनाए रखने की जीत नहीं होगी कि एनडीए की सरकार बनी रहेगी। इसका ज़्यादा असर बिहार से बाहर पड़ने वाला है। बीजेपी एक बड़े लक्ष्य को लेकर चल रही है। वो सही मायने में सार्वदेशिक या कहें ऑल इंडिया पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में उस तरह का उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन वो जो नारा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी को अब उस नारे की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कांग्रेस खुद ही इस काम में लग गई है। कांग्रेस ने पिछले 11 सालों का अगर आप इतिहास उठाकर देखें, उससे पीछे न भी जाएं, तो इन 11 सालों में आप कोई एक राज्य नहीं बता सकते जहां कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन ज़मीन पर मजबूत करने की कोशिश की हो, संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश की हो। बल्कि इसके उल्टा हुआ है। जिन राज्यों में भी संगठन मजबूत था वो कमज़ोर होता गया है। और निशाने पर कांग्रेस के, बीजेपी के नहीं, बीजेपी के निशाने पर तो होगा ही, प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस के निशाने पर उसकी अपनी ही पार्टी की 2 सरकारें हैं, कर्नाटक और हिमाचल। तो आप मानकर चल सकते हैं कि हिमाचल जहां 2027 दिसंबर में चुनाव होना है विधानसभा का, और कर्नाटक जहां पर अप्रैल मई 2028 में होना है, दोनों राज्यों से कांग्रेस की विदाई होना लगभग तय है। और इसमें बीजेपी से ज़्यादा योगदान कांग्रेस के लोगों का है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है, इसमें बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी इस बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर देगा। तो पश्चिम बंगाल और उसके बाद अगर दक्षिण के राज्यों में आप तमिलनाडु और केरल की भी बात कर लें, तो तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होने जा रही है। क्या स्थिति होगी ये मुझे मालूम नहीं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। विजय के साथ जो कुछ हुआ है, करूर का जो वो हादसा हुआ है, उसके बाद से तमिलनाडु के जो सुपरस्टार हैं विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है टीवी के, वो हिले हुए हैं। वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अकेले लड़ें या गठबंधन में लड़ें। गठबंधन में लड़ेंगे तो जाहिर है कि वो डीएमके के साथ तो नहीं जाने वाले। अगर जाएंगे तो एनडीए के साथ जाएंगे। एनडीए में भी उनके सामने प्रश्न है कि केवल एआईडीएमके के साथ जाएं, एआईडीएमके को कहें कि आप निकल जाइए एनडीए से और हमारा आपका गठबंधन हो जाए, या बीजेपी और एआईडीएमके के साथ एनडीए में शामिल हो। इसका फैसला अभी होना है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था इसका फैसला दिसंबर जनवरी तक होगा। लेकिन विजय की स्थिति, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल था करूर की दुर्घटना से पहले, वो अब नहीं रह गया है। इसी तरह से केरल में भी आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो बदलाव की प्रक्रिया बहुत धीमी है। बिहार का चुनाव नतीजा उसको तेज करेगा, इसलिए नहीं कि वहाँ ज़मीन पर कोई बड़ा कारण बन जाएगा वो परिवर्तन का, इसलिए कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता और ज़्यादा डिमोरलाइज होंगे। जिस तरह की हार मिलेगी बिहार में,
उसके बाद कांग्रेस के लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से असम में बीजेपी की हैट्रिक लगने जा रही है 2026 में। हालांकि पिछले महीने भर से स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है, बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं हुई है। तो कांग्रेस के पास कोई कैंपेनर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जो है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आपने बिहार में देख लिया, वोट चोरी का नारा लेकर राहुल गांधी चले थे और उनके सबसे बड़े सहयोगी आरजेडी और तेजस्वी यादव भी उस मुद्दे को अब उठाने को तैयार नहीं है, उसकी बात भी करने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी अपनी दुनिया में रहते हैं, दूसरी दुनिया में रहते हैं। उसका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं होता, ज़मीनी राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। वो अपने मन में तय करते हैं कि मुझे ये मुद्दा उठाना है और वो उठाते हैं। उसका फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। और अभी तक उन्होंने जो किया है उससे कांग्रेस का सिर्फ नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं करा पाए। तो बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के सर्वदेशिक पार्टी, ऑल इंडिया पार्टी सही मायने में बनने में एक नई छलांग लगाने के लिए बीजेपी के लिए एक आधार भूमि तैयार करेगा। पश्चिम बंगाल इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल अगर गिरता है से मेरा मतलब अगर ममता बनर्जी सत्ता से बाहर होती हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिद्वंदी के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और सीपीएम जो है पूरी तरह से हाशिए पर जा चुकी हैं, उनके रिवाइवल की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी जिनका किला बहुत मजबूत है, अगर वो किला गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में जो माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा, वो एक नई हवा चलाएगा, एक नया तूफान खड़ा कर सकता है आने वाले समय में। तो पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के लिए एक निर्णायक जीत होगी, जो उसके सर्वदेशिक पार्टी यानी ऑल इंडिया पार्टी बनने, पूरी तरह से असली मायने में ऑल इंडिया पार्टी बनने में, वैसे तो ऑल इंडिया पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी है ही, लेकिन जब तक पूरब का ये किला यानी पश्चिम बंगाल और दक्षिण में उसको सफलता नहीं मिलती, तब तक वो सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाएगी। लेकिन उसका असर जो होगा क्षेत्रीय दलों पर, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर होगा बिहार के चुनाव नतीजे का। क्षेत्रीय दलों में जो है ये मायूसी होगी कि उनके लिए अब जीतना, बीजेपी का मुकाबला करना कठिन होगा। शुरू में 2014 के बाद ये कहा जाता था, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे, कि कांग्रेस से लड़ने में तो बीजेपी आसानी से जीत जाती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों से नहीं जीत पाती है। बीजेपी ने उस मिथक को भी तोड़ दिया और पश्चिम बंगाल की जीत उस मिथक को हमेशा के लिए दफना देगी कि भाजपा क्षेत्रीय दलों से नहीं लड़ सकती या नहीं जीत सकती। तो 26 का चुनाव चुनौती है ममता बनर्जी के लिए, चुनौती है एमके स्टालिन के लिए और चुनौती है केरल में सीपीएम के लिए। हालांकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर नंबर 2 हो जाएगी, ऐसी संभावना अभी तो दिखाई नहीं देती है। लेकिन यह है कि बीजेपी केरल में भी केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। तो ये बिहार का चुनाव जो है उस पूरे माहौल को बदलेगा, वो वातावरण बनाएगा जिसमें बीजेपी को आगे बढ़ने में मदद मिले, बीजेपी का रास्ता साफ करेगा, जो ये अवरोध हैं उनको दूर करने का काम करेगा बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा। इसलिए आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से नहीं, कानूनी और संवैधानिक रूप से भी घेर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति, घोटाले, और ममता बनर्जी इस समय भाजपा से जितनी डरी हुई हैं उससे कई गुना ज़्यादा एसआईआर से डरी हुई हैं। एसआईआर जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, यानी स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जिसका अधिकार इलेक्शन कमीशन को संविधान ने दिया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई, बिहार में तो नहीं लगाई। अब इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में 12 राज्यों में घोषणा की, 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में एसआईआर कराने का फैसला किया है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसकी प्रक्रिया शुरू होने मात्र से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में भारी खलबली है। ममता बनर्जी बहुत बड़े संकट में घिर गई हैं। उनको लगता है कि अगर एसआईआर सफलतापूर्वक जैसे बिहार में हुआ, उसी तरह से बंगाल में अगर हो गया तो उनका तो जनाधार ही चला जाएगा।
क्योंकि उनका जनाधार का एक बड़ा हिस्सा या कहें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो घुसपैठियों पर है, ऐसे वोटरों पर है जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जिन्हें इस देश का वोटर होना ही नहीं चाहिए। अगर उनका नाम कट जाता है तो आप समझिए चुनाव से पहले ये कितनी बड़ी चोट होगी ममता बनर्जी पर। इसलिए ममता बनर्जी कह रही कि हम होने नहीं देंगे, हालांकि वो रोक नहीं सकती हैं। वो कह रही थी कि सीए को लागू नहीं करने देंगे, विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित करा दिया, लेकिन सीए हो रहा है, रोक नहीं पाई वो। क्योंकि केंद्र से पास कोई भी कानून, संसद से पास कोई भी कानून, उसको कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं सकती है लागू होने से। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। तो जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी कर रही हैं वो उनकी हताशा दिखा रहा है, और जाहिर है कि ये मामला भी देर सवेर सुप्रीम कोर्ट में आने ही वाला है। बिहार के मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, मुझे लगता है कि चुनाव नतीजे आने के बाद ही आएगा उस पर कुछ फैसला, लेकिन उसमें चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो बिहार विधानसभा का चुनाव भारतीय राजनीति में एक नए बदलाव की शुरुआत करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये मानना इसी आधार पर है कि एनडीए की भारी जीत हो रही है। ये भाजपा और उसके सहयोगी दलों का मनोबल बढ़ाने वाला, इसके बाद ये जो इंडी नाम का गठबंधन है ये बचेगा कि नहीं ये कहना भी मुश्किल है। हालांकि वो इतनी तरफ से दरक चुका है कि उसका अस्तित्व क्यों टिका है, किस वजह से टिका है, ये समझना मुश्किल है। व्यवहारिक रूप से वो है नहीं, कागज़ पर जरूर बना हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतज़ार कीजिए, केवल बिहार में सरकार बनने के लिए नहीं, भारतीय राजनीति में आने वाले परिवर्तन के लिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।